नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, आज हमारा सामान्य अध्ययन का भाग 13 होगा। इसमें भी मैंने पहले की तरह 25 क्वेश्चन को कवर किया है दोस्तों। इसमें से 5 केमिस्ट्री, 5 फिजिक्स और 5 बायोलॉजी और 10 विविध से होंगे। और आप 25 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। डैश अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। ऑप्शन 1 नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन 2 सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन 3 एसिटिक अम्ल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन 1 7, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 8.4। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 8.4 यानी 8.4। तो दोस्तों पीएच मान होता क्या है? तो पीएच मान होता है दोस्तों, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा दोस्तों। और शुद्ध जल का जो मान होता है, जल का जो हम लोग पीते हैं उसका मान होता है 7। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है, डैश की उसमें एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। डैश की उष्मीय, सॉरी दोस्तों यहाँ उष्मीय होना चाहिए था, उष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। ऑप्शन 1 सीसा की, ऑप्शन 2 लोहा की, ऑप्शन 3 तांबा की। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सीसा की उष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन 1 सल्फर ऑक्साइड, ऑप्शन 2 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ऑप्शन 3 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राईऑक्साइड होगा दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डैश को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? ऑप्शन 1 तांबा, ऑप्शन 2 पीतल, ऑप्शन 3 आयरन पायराइट्स। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 आयरन पायराइट्स को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? ऑप्शन 1 श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन 2 दिल्ली से, ऑप्शन 3 कौड़ू से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 कौड़ू से। इनसेट 2E जो है दोस्तों कौड़ू से प्रमोचित किया गया था, जो एक भारतीय अंतरिक्ष विमान थी दोस्तों। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? ऑप्शन 1 मिट्टी, ऑप्शन 2 जल, ऑप्शन 3 हवा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जल। चंद्रमा में जल नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? ऑप्शन 1 लियोन, ऑप्शन 2 फ्रियोन, ऑप्शन 3 हीलियम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 फ्रियोन। फ्रियोन का प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 लिग्नाइट, ऑप्शन 2 पीट, ऑप्शन 3 एंथ्रासाइट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 पीट। कोयले के किस्म में पीट होते हैं दोस्तों, उसमें मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन 1 नियामक, ऑप्शन 2 ईंधन,
ऑप्शन 3 गैस। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 नियामक। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 हृदय से, ऑप्शन 2 यकृत से, ऑप्शन 3 पीत से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 हृदय से। पेस मेकर का संबंध हृदय से है दोस्तों, याद रखिएगा, आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों, ताकि सुबह शाम जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, इतना ही रिक्वेस्ट करना था, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न। शरीर की मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन दोनों कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन 1 विटामिन, ऑप्शन 2 प्रोटीन, ऑप्शन 3 वसा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 प्रोटीन। शरीर की मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन दोनों कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है प्रोटीन, याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटीन। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन 1 कान में, ऑप्शन 2 जांघ में, ऑप्शन 3 टांग में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी कमी से वजन में कमी आती है एवं शरीर का विकास रुक जाता है? ऑप्शन 1 प्रोटीन, ऑप्शन 2 वसा, ऑप्शन 3 हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 वसा। वसा की कमी के कारण शरीर में वजन कम हो जाती है और शरीर का विकास रुक जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये प्रश्न। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की रक्त, यहाँ सख्त लिखा गया है, रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति डैश है। 1 प्रति सेकेंड, 2 प्रति घंटा, 3 प्रति मिनट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 प्रति मिनट। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आगे कर बढ़ते हैं। पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोचित सबसे पहला उपग्रह है? 1 स्पुतनिक 2, 2 स्पुतनिक 1, 3 स्पुतनिक 3। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 स्पुतनिक 1, जिसको 4 अक्टूबर 1957 में प्रमोचित किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा, 4/10 यानी अक्टूबर 1957। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन 1 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 2 गांधी जी, ऑप्शन 3 अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है? 1 राष्ट्रीय पंचायत, 2 जातीय संसद, 3 पार्लियामेंट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है और जातीय संसद जो है दोस्तों बांग्लादेश में कहा जाता है और पार्लियामेंट तो जो है तो ब्रिटिश में कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1975, ऑप्शन 2 1985, ऑप्शन 3 1995। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 1995। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों जेनेवा में है, याद रखिएगा कहाँ है, जेनेवा में। और इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है जेनेवा में, तो याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 24 मार्च, ऑप्शन 2 22 मार्च, ऑप्शन 3 8 मार्च। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 22 मार्च। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को एक और चीज़ मनाया जाता है दोस्तों, जो कि है बिहार दिवस। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, बिहार दिवस
22 मार्च को मनाया जाता है और 8 मार्च को तो विश्व महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों, आप लोगों को याद पता ही होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। श्री संत किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन 1 टेनिस, ऑप्शन 2 क्रिकेट, ऑप्शन 3 खो खो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 क्रिकेट। श्री संत जो है क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो इंडियन टीम के हिस्सा थे दोस्तों और फास्ट बॉलर हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन 1 6, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 4। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 4। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 कल्हण, ऑप्शन 2 जयदेव, ऑप्शन 3 सूरदास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 कल्हण। राजतरंगिणी नामक पुस्तक के लेखक कलहंद है दोस्तों और राजतरंगिणी में कश्मीर के बारे में जिक्र किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा राजतरंगिणी में कश्मीर के बारे में जिक्र किया गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमेरिका पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? ऑप्शन 1 1776, ऑप्शन 2 1876, ऑप्शन 3 1976। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 1776। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 1776 को मिली थी, 4 जुलाई 1776 में मिली थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? ए इटली, 2 फ्रांस, 3 भारत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 फ्रांस। माप तौल की दशमलव प्रणाली जो है दोस्तों फ्रांस की देन है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा 25 क्वेश्चन खत्म होता है और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सुबह शाम जो भी मैं वीडियो डालता हूँ करंट अफेयर्स या जीके जीएस या संविधान, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।